हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उसकी मैकेनिज़्म पढ़ेंगे कि सोडियम पोटेशियम एटीपेस के ज़रिए सोडियम और पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो हम लोग देखेंगे कि सोडियम और पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट मेनली जो एटीपेज है, जो ट्रांसपोर्टर है, जो वाहक है, उसके फॉस्फोरिलीकरण और डीफॉस्फोरिलीकरण के कारण होता है। इसको हम लोग इस डायग्राम के ज़रिए समझेंगे। इसमें देखिए, ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये बाहरी साइड है, आउटसाइड है, और ये इनसाइड है। यानी कि ये वाला पोर्शन तो जो है वो सेल्स की तरफ का, और ये सेल्स के बाहर की तरफ का पोर्शन। और इसमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये वाहक लगा हुआ। यहाँ पर देखिए, वाहक की संरचना इस तरह की है कि इसका जो सक्रिय साइट है या एक्टिव साइट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भीतर की तरफ खुला हुआ, यानी कि इसका एक्टिव साइट अंदर की तरफ खुला हुआ है। और इस समय इस वाहक मॉलिक्यूल का आकर्षण सोडियम आयन के लिए अधिक होता है। इस क्रिया की वजह से प्लाज्मा सेल के भीतर उपस्थित सोडियम आयन, 3 सोडियम आयन, बल्कि क्या कहिए कि 3 सोडियम आयन वाहक मॉलिक्यूल के साथ भीतर से जाकर जुड़ जाता। कब क्यों जुड़ता है? क्योंकि इसका अट्रैक्शन, वाहक मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन सोडियम आयन के साथ अधिक रहता है। इस समय इसका जो संरचना है, इस समय की बात कर रहे हैं, तो इस समय इसकी संरचना में इसका सक्रिय एक्टिव साइट जो है वह भीतर की तरफ खुला हुआ है सोडियम आयन के लिए, और सोडियम आयन का इसका आकर्षण बढ़ा रहता है, तो इसलिए सोडियम आयन जाके इस पर जुड़ जाता है। जैसे ही ये जुड़ता है, इसकी एटीपेज एक्टिविटी भी बढ़ जाती है, और ये क्या करता है कि एटीपी को एडीपी में विघटित कर देता है। ठीक है, तो एडीपी और फॉस्फेट आयन में विघटित कर देता है। तो एडीपी तो रह जाता है सेल्स के भीतर ही, और जो फॉस्फेट आयन है उसका वो वाहक मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाता है। तो इसके यहाँ पर क्या हुआ, इस वाहक मॉलिक्यूल का फॉस्फोरिलीकरण हो गया। जैसे ही फॉस्फोरिलीकरण होता है, इस वाहक मॉलिक्यूल में संरचनात्मक चेंज होता है, और इस मॉलिक्यूल में संरचनात्मक चेंज होने के कारण क्या होता है कि इसका जो सोडियम आयन का एक्टिव साइट है वो बाहर की तरफ खुल जाता है। साथ साथ क्या होता है कि इसका जो वाहक मॉलिक्यूल का सोडियम आयन के लिए जो अट्रैक्शन है वो समाप्त हो जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये अभी फॉस्फेट आयन यहाँ जुड़ा हुआ है। तो ये क्यों हो रहा है? फॉस्फेट आयन के फॉस्फोरिलीकरण के कारण ही हो रहा है। तो फॉस्फेट आयन जुड़ा हुआ होने की वजह से क्या हुआ, इसका एक्टिव साइट संरचनात्मक चेंज हुआ, वाहक मॉलिक्यूल का एक्टिव साइट बाहर की तरफ खुल गया, सोडियम आयन के लिए इसका अट्रैक्शन कम हो गया, और तीनों सोडियम आयन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोशिका के बाहर की तरफ निकल गए। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, इस फॉस्फोरिलीकरण के कारण ये जो 3 सोडियम आयन थे जो सेल के अंदर पहले प्रेजेंट थे वो बाहर की तरफ निकल गए, सेल से बाहर निकल गए। यानी कि 3 सोडियम आयन का ट्रांसपोर्ट बाहर की तरफ हो गया। जैसे ही सोडियम आयन का ट्रांसपोर्ट बाहर की तरफ होता है, एक्टिव साइट इसका बाहर की तरफ खुला हुआ है, तो 2 पोटेशियम आयन क्या होते हैं, आकर के जुड़ जाते हैं। यहाँ पर सोडियम आयन जैसे ही निकला तो 2 पोटेशियम आयन आकर के क्या होते हैं, अपने एक्टिव साइट पर आकर के जुड़ जाते हैं। इसका एक्टिव साइट अलग होगा, इसका एक्टिव साइट अलग है। देखिए, इसका सपोज का एक्टिव साइट इधर है, इसका एक्टिव साइट इधर है, तो ये अपने एक्टिव साइट पर आकर के जुड़ जाता है। जैसे ही पोटेशियम आयन आके जुड़ता है इसका साथ, इस वाहक मॉलिक्यूल का जो आकर्षण है फॉस्फेट आयन के लिए वो कम हो जाता है, और फॉस्फेट आयन बाहर निकल जाता है। ठीक है, बाहर का मतलब वाहक से बाहर निकल जाता है, सेल्स के अंदर ही जा रहता है लेकिन वाहक मॉलिक्यूल से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वाहक मॉलिक्यूल से बाहर फॉस्फेट आयन निकला, इसका मतलब क्या हो गया
कि इस वाहक मॉलिक्यूल का डीफॉस्फोरिलीकरण हो गया या डीफॉस्फोरिलेशन हो गया। डीफॉस्फोरिलेशन या डीफॉस्फोरिलीकरण के कारण, इस डीफॉस्फोरिलीकरण किसको कहा, ये फॉस्फेट आयन का इससे पृथक हो जाने को, सेपरेट हो जाने की वजह से इस वाहक मॉलिक्यूल का डीफॉस्फोरिलीकरण हो गया। ठीक है, तो डीफॉस्फोरिलीकरण के होने के कारण फिर इसमें संरचनात्मक परिवर्तन होता है और ये अपने पूर्व अवस्था में आ जाता। पहले तो ये था डीफॉस्फोरिलीकरण हो गया, यहाँ फॉस्फेट आयन जो यहाँ था ये खत्म निकल गया। जैसे ही निकला ये क्या हो गया, अपने पूर्व अवस्था में आ गया। जैसे पहले यहाँ पर था वैसे ही पूर्व अवस्था में आ गया। पूर्व अवस्था में आने के बाद क्या हो गया, इसका पोटेशियम आयन के लिए अट्रैक्शन कम हो गया और दोनों जो पोटेशियम आयन यहाँ जुड़े थे इस वक्त, यहाँ से वो क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। बाहर का मतलब क्या है, सेल्स के अंदर चले जाते हैं। ये जुड़े थे किधर से, ये आउटसाइड की तरफ से जुड़े थे, बाहर से जुड़े थे और अंदर की तरफ निकल गए। ये यहाँ पर जो है दो पोटेशियम आयन बाहर से निकल करके अंदर की तरफ चले गए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, पोटेशियम आयन का ट्रांसपोर्ट हो गया सेल के बाहर से सेल्स के अंदर की तरफ। ठीक है, और ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो पहले फॉस्फेट आयन जुड़ा हुआ था, ये फॉस्फेट आयन बाहर निकलने की वजह से कारण से इसका जो संरचना था वो दोबारा से चेंज हो गया, पूर्व अवस्था में आ गया। इसका जो अट्रैक्शन था पोटेशियम आयन के लिए कम हो गया और दोनों पोटेशियम आयन जिससे जुड़े हुए थे बाहर निकल गए, यानी कि कोशिका के अंदर चले आए। तो इस तरह से क्या हुआ कि 3 सोडियम आयन जो है वो बाहर से अंदर से कोशिका के बाहर निकले और 2 पोटेशियम आयन कोशिका के बाहर से कोशिका के अंदर चले गए। तो ये पूरा ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म हुआ, जिसमें ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ, फॉस्फोरिलीकरण के कारण तो सोडियम का ट्रांसपोर्ट हुआ और डीफॉस्फोरिलीकरण के कारण पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट हुआ। ये पूरा मैकेनिज्म है किसका, सोडियम पोटेशियम पंप का। ओके, थैंक यू।